Today I am going to teach you political science of class 10. The topic is Belgium. I will discuss two topics related to Belgium. How Belgium shared power. बेल्जियम में कैसे पावर शेयर किया है? हाँ, तो बेल्जियम जो है इट इज़ अ country, it is a very small country in Europe, but Belgium is a heart of the Europe. It is called heart of the Europe. Actually ये जो है यूरोप एक कॉन्टिनेंट, उसके अंदर ये बेल्जियम है, उसको ये हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ द यूरोप इसलिए कहा जाता है बिकॉज बेल्जियम हैज मैनी बिल्डिंग्स, मैनी मॉन्यूमेंट्स. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ यूरोप. बट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो बेल्जियम कैसे पावर शेयर था, तो यहाँ पर कैसे पावर शेयर थी. यहाँ पर जो लगभग थी 1 करोड़ की पॉपुलेशन, इसलिए 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी. और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है. और बेल्जियम जो है, बेल्जियम की जो बॉर्डर है वो 3 है. नीदरलैंड फ्रांस एंड जर्मनी. ये 3 इसके जो है, नीदरलैंड की क्या है, 3 इसके जो है बॉर्डर शेयर करता है बिल्कुल. नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी को कंट्री है. और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है. बट आज हम यहाँ की जो पावर, जो 1 करोड़ पॉपुलेशन है वो देखिएगा कैसे डिवाइड है. 59 जो परसेंट है वो फ्लेमिश रीजन. जो बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन मतलब एक जगह है, वहाँ एक एरिया है, तो उस जगह में फ्लेमिश जो रीजन है वहाँ पर डच स्पीकिंग लोग हैं. कौन से लोग हैं? डच स्पीकिंग 59%. तो इसका मतलब ये हो गया मेजॉरिटी. मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक लोग. जैसे कि इंडिया में मेजॉरिटी में हिंदूज हैं, मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में है. ठीक है, मोर देन 80% हिंदूज हैं और बाकी अलग अलग रिलीजन की, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लोग रहते हैं. तो वो लोग आपके माइनॉरिटी हैं और हिंदूज इज अ मेजॉरिटी है इंडिया में. तो फ्लेमिश जो रीजन है इसमें 59% है ये डच लैंग्वेज. यानी जब दोज हु लिव इन फ्लेमिश रीजन दे स्पीक डच लैंग्वेज, ये डच लैंग्वेज बोलते हैं. नीदरलैंड में भी डच लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये डच लैंग्वेज. 40% जो है वलोनिया रीजन, किसमें रहते हैं? वलोनिया रीजन. 40% जो लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं. तो ये वलोनिया रीजन में जो लोग रहते हैं ये बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज. कौन सी बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज. तो ये वलोनिया रीजन में रहने वाले फ्रेंच लैंग्वेज वाले जो लोग हैं दे आर कॉल्ड द माइनॉरिटी. क्या बोलते हैं? देखिए, माइनॉरिटी और फ्रेंच लैंग्वेज में जो लोग बोलते हैं माइनॉरिटी 40%. और 59% जो मेजॉरिटी है वो डच बोलने वाले लोगों की जो फ्लेमिश लैंग्वेज. 1% जो है जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. यानी कि 1%, जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदी बहुत बोली जाती है, फिर उर्दू बोली जाती है. कुछ लैंग्वेज जैसे संस्कृत है बहुत ही कम ही लोग बोलते हैं, या और दूसरी लैंग्वेज बहुत कम, ना के बराबर बोली जाती है कुछ लैंग्वेज. इस तरह की 1% जो थी जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है बेल्जियम के अंदर. तो यहाँ का इस तरीके से पावर शेयर, ये लैंग्वेज का एक तरीका दिखाया है कि कौन से लोग कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं. एक तरीका इसमें है, लोग होते हैं. बट कहने का मतलब ये था, बट जो माइनॉरिटी में जो लोग थे, फ्रेंच जो स्पीकर लोग थे, वलोनिया रीजन के लोग थे, माइनॉरिटी में इनका सारा कंट्रोल ज़्यादातर किस पे था? पूरे इसके ऊपर था, पूरे कंट्री के ऊपर था. अच्छा, ब्रुसेल्स की बात कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल. एक्चुअल में बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है. जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है. ब्रुसेल्स की कैपिटल है. इसमें क्या था, इसमें जो भी जितनी पॉपुलेशन थी 5-6 लाख, तो इसके अंदर 80% जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. कौन सी बोलते थे? फ्रेंच. और 20% कौन सी बोलते थे? डच बोलते थे. लेकिन कब्जा किसका था? 80% ब्रुसेल्स में भी कब्जा जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज वालों का था.
अब जबकि 40% वाले जो लोग हैं, एक एक्चुअल में ऐसा होता है जो कैपिटल होती है वहाँ पर सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो वहाँ पर जो कब्जा कर लेता है, वहाँ पर जो अपनी पावर मनवा लेता है, वही सारा सिस्टम उसी का चलता है। तो ये ज़्यादा एक्चुअल में ये पॉलिटिकल पावर इनके पास ज़्यादा होने की वजह से ये एजुकेशन में भी ज़्यादा थे, सर्विसेज में भी ज़्यादा थे, हर चीज़ में ज़्यादा थे। तो इसके बाद जो है ये सारा सिस्टम हुआ। हमें उम्मीद है कि आपकी ये बात समझ में आई। बड़ी सिंपल सी बात है कि ये बेल्जियम है, एक कंट्री है, इसमें अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, बट जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है पावर में है, पॉलिटिकल उसमें है, ठीक है। ब्रुसेल्स में जो 80% जो है, बट यहाँ पर ब्रुसेल्स में क्या होता है, जो वलोनिया रीजन में रहते हैं ना फ्रेंच लैंग्वेज वाले, तो ये यहाँ पर ब्रुसेल्स में ये लोग ज़्यादा है। जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो यहाँ ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो यहाँ कम है, ये मतलब है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है 1950 में, 1950 और 1960 में, तो यहाँ पर जो है रिसेंटेड मीन्स होता है मतलब ना गुस्सा है कि लोगों को, जो आपकी 59% फ्लेमिश डच स्पीकर लोग थे, इनको गुस्सा है कि भाई हम लोगों के पास पावर होनी चाहिए और सारी चीज़ें होना चाहिए और हमारे पास कुछ नहीं। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। यानी जब पावर शेयरिंग जो गलत तरीके से होती है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये बेल्जियम का रीजन। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन मीन्स होता है ए प्लेस फॉर somebody टू लिव देयर सर्विसेज। एकोमोडेशन का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी कंट्री, एक प्लेस हो वहाँ पर सभी लोग जो है रह सकते हों, वो अपनी जॉब्स करें वहाँ पर, इस तरीके से। तो ये मतलब वो पावर शेयरिंग था 1950 से लेकर 60 तक उन्होंने जो है रिसेंटेड किया। जो आपकी मेजॉरिटी वाले जो लोग थे वहाँ पर डच स्पीकर, उन्होंने जो है फ्रेंच स्पीकर वाले जो लोग थे उनका विरोध किया और उन्होंने अपनी डिमांड की। और उसके बाद जो भी आपके बेल्जियम्स के लीडर्स थे, उन लीडर्स ने क्या करा, 1970 से बिटवीन 1972 1993, इस 70 से लेकर 93 में 4 बार जो था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का, उसको 4 टाइम जो है अमेंडेड किया। अमेंडेड मीन्स संशोधन किया। और इसमें देखिएगा कैसे भला सुधरे और कैसे ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों, जो भी अलग तरीके की जो स्पीकिंग करते थे, अलग तरह का उनका जो कल्चर था, तो सभी को राइट मिला कि सभी लोग अपनी जॉब्स करें, सर्विसेज करें और काम करें। तो देखिएगा सबसे पहली बात, द बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस इन बेल्जियम। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक, देयर आर लिंग्विस्टिक डिफरेंट एज वेल एज कल्चरल डिफरेंस एंड यहाँ पर क्या गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू डच एंड फ्रेंच स्पीकर इन द गवर्नमेंट। जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, यूनियन गवर्नमेंट बनी, वहाँ पर डच स्पीकर जो मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकर जो थे वो माइनॉरिटी में थे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि दोनों को बराबर राइट दिए गए। अब बराबर राइट जैसे कि वहाँ पर रिजर्वेशन कर देना, सीट रिजर्व कर देना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे इंडिया में भी हमारी बहुत सारी सीट जो है 80 जो अराउंड जो है 80 सीट जो है रिज़र्व हैं फॉर SC STs के लिए। इसी तरीके वहाँ पर भी रिज़र्व कर दी गई। और इसके बाद बराबर सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट थी। सिंगल कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर ऐसा था कि ऐसा नहीं होगा कि सिंगल कम्युनिटी जो थी अपनी चला नहीं सकती, यानी कि पार्लियामेंट में जो बात होगी वही चीज़ मानी जाएगी। बट इससे पहले जो सिंगल कम्युनिटी थी तो वहाँ पर उसका जो था माइनॉरिटी वाली जो फ्रेंच जो सिंगल कम्युनिटी थी उसका दबदबा था, तो वो ज़्यादा अपने दबा लेती थी। तो ये नियम ख़त्म हो गया, बराबर से सभी लोग इज्जत करेंगे। ब्रुसेल हैड्स, हाँ एक चीज़ और रही, ब्रुसेल इज़ अ कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रुसेल्स हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विद बोथ कम्युनिटीज़ इंजॉइंग इक्वल पावर्स। एक ऐसा सिस्टम बना दिया ब्रुसेल्स में, जैसे कि इंडिया में, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। वहाँ पर जो कैपिटल है, बट उसकी जो है वहाँ पर एक गवर्नमेंट भी चलती, वहाँ पर एक सरकार है, जैसे कि केजरीवाल सरकार वहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट में। इसी तरीके से इसमें भी एक जो है स्टेट लेवल की जो थी, वहाँ पर ब्रुसेल्स में एक गवर्नमेंट
बनाई गई, वहाँ पर दोनों को बहुत सारे पावर्स दिए गए, राइट्स दिए गए। इस तरीके से ये जो है बाद में बेहतर तरीके से पावर शेयर हुआ। 1970 से लेकर 1993 तक हमारा जो देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तो यह 1950 में हमारा जो है संविधान भी जो था बन गया था। तो हमारे यहाँ तो पहले ही हो गया था ये सारी चीज़ें। और आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।